नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र क्यों महत्वपूर्ण है, इस कार्यक्रम में सत्र से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से, जो निदेशक है साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय के। श्री प्रकाश जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं। श्री प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। अनिल जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र को आप कैसे देख रहे हैं? कामकाज के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है यह सत्र? देखिए, तो पहला ये माननीय मोदी जी का तीसरा टर्म है और लोकसभा चुनाव के बाद का ये पहला सत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को अपना सदन में बहुमत भी साबित करना है, सभी संसद सदस्यों की शपथ भी होनी है। बहुत सारे नए सदस्य हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो दूसरे सदनों में विधानसभाओं से चुनकर आए हैं। उनके लिए ये एक प्रकार से नया एक्सपीरियंस होगा दिल्ली में आके काम करने का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की दशा और दिशा भी एक तरह से इसी सत्र में तय हो जाएगी कि किस प्रकार से ये गठबंधन की सरकार 5 साल चलेगी। तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला अभिभाषण होगा जो धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में होगा जी। महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अभिभाषण होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके तुरंत बाद बजट भी आना है। तो सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले 5 वर्ष सरकार के कार्यकाल की एक झलक भी इस संसद सत्र में देखने को मिलेगी जी। मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 10 साल बाद विपक्ष की संख्या लोकसभा में बढ़ी है और इस बार ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष भी होगा। अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष लायक संख्या नहीं थी किसी दल के पास जी। और पूरे अपोजिशन की भी देखी जाए तो उनका भी संख्या बढ़ी है। और मुझे लगता है कि वो पहले दिन से ही इस सत्र में अपना विरोध और हंगामा करने के मूड में हैं। जिस प्रकार प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो ये उनके किस प्रकार से सदन चलाना चाहती है विपक्ष, उसकी एक झलक है जी। यद्यपि प्रोटेम स्पीकर के बारे में कभी इस प्रकार की आपत्ति नहीं सुनने को मिली, लेकिन इस बार वो भी सब हुआ है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार का जो अनुभव है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कुशलता है, निश्चित रूप से इस देश को जो उनका लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जी। तो उसकी ओर हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और देशवासियों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरा गाइडलाइन दी थी कि चुनाव में जाने से पहले सेक्रेटरीज को कि वो तैयारी रखें। पहली कैबिनेट में भी उन्होंने सभी मंत्रियों को काम दिया कि 100 दिन किस प्रकार से काम होना है, क्या क्या होना है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब होने वाला है और उसमें इसका सबका एक हम लोग को झलक भी देखने को मिलेगी जी। जाहिर सी बात है, 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू हो रहा है वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, एनडीए को बहुमत मिला है। श्री प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं संसद का जो सत्र शुरू होने वाला है 24 जून से? मनोज जी धन्यवाद। ये जो सत्र शुरू हो रहा है 24 तारीख से और 3 जुलाई तक चलेगा, ये भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। और मैं आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको बताना चाहूंगा कि ये शपथ समारोह जो सांसदों का होगा, ये अपने आप में भी बहुत अतुलनीय है जी।
तुलनीय इसलिए है कि ये संविधान की 8वीं शेड्यूल में 22 भाषाएं आती हैं। उन 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को जोड़ दिया जाए तो 23 भाषाओं में शपथ ले सकते हैं। यानी प्रत्येक सांसद जिस भाषा को अपनाना चाहता है, जिस भाषा में बोलना चाहता है, शपथ लेना चाहता है, अगर वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है तो उसमें मांगेगा और उसको वो शपथ पत्र मिलेगा और उसमें ले सकता है। दूसरी बात, ये जो शपथ है ईश्वर के नाम पर ली जाती है लेकिन संविधान पर भी ली जाती है। तो जिस संविधान को लेकर के इतनी चर्चा 18वीं लोकसभा के चुनाव में हुए, उस संविधान को ही आधार बना करके सभी सदस्यों को शपथ लेनी है और उस संविधान के आधार पर ही उनको कार्य भी करना है। संविधान की गरिमा बनी रहे इसका सभी को भान होता है जैसे वो शपथ लेते हैं। संसद सदस्य चुनाव के साथ साथ शपथ से ही उसको पूर्णता प्राप्त होती है। इस शपथ के बाद ही वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग ले सकता है, वो जो उत्तर प्रत्युत्तर की प्रक्रिया है उसमें सहभाग कर सकता है और जो उसके साथ जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का भी उपयोग वह शपथ लेने के बाद ही कर सकता है। एक तरह से जो संसदीय प्रक्रिया है उस संसदीय प्रक्रिया और सांसद के संसदीय जीवन की शुरुआत चुनाव के बाद इस शपथ समारोह से होती है जी। और भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है वो बहुत विलक्षण है। जैसे मैंने कहा कि आपको 23 भाषाएं मिलती हैं। विलक्षण इसलिए भी है कि आपको बहुत अवसर मिलता है अगर आप सकारात्मक योगदान राजनीति और जनता के लिए करना चाहते हैं तो जी। अच्छा अवसर है जिसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, प्रधानमंत्री जी को उस अभिभाषण पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिलेगा और जैसे माननीय अग्रवाल जी कह रहे थे कि आगामी 5 वर्षों का सरकार का स्वरूप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगा। जी अनिल जी, जाहिर सी बात है ये सत्र इसलिए खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि जो नवनिर्वाचित सांसद सदस्य हैं उनका शपथ कार्यक्रम इसमें होगा। आप कैसे देखते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे महसूस करते हैं आप कि एक जब सदस्य चुनकर आता है और ये शपथ उसके लिए कितनी महत्व रखती है, कितना महत्वपूर्ण हो जाती है संसदीय कार्रवाई की दृष्टि से? नहीं, देखिए, चुनाव आदमी जो भी प्रत्याशी बनता है, चुनाव लड़ता है, जीतता है, सर्टिफिकेट लेता है, लेकिन जब तक उसने संसद में आके शपथ नहीं ली तब तक वो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदन के सदस्य के रूप में जो भी उसको जिम्मेदारी का निर्वहन करना है वो नहीं कर सकता। देखा जाए तो ये उस शपथ के बाद ही वो विधिवत मेंबर पार्लियामेंट होता है। इस समय जो उसका डेजिग्नेशन है आज की तारीख में वो एमपी इलेक्ट जी, निर्वाचित, जब शपथ हो जाएगी तो वो पूर्णतः से उन अधिकारों का, उन कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होगा और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। उससे पहले जब तक शपथ नहीं लेता कोई भी संसद सदस्य, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वहन कर सकता। सबसे पहला काम सदन में आके अपनी शपथ कराना ताकि वो उस जिम्मेदारी को करना शुरू करे, काम करना आरंभ करे जी। तो शपथ के बाद ही उसका जो सदन के लिए विधिवत कार्यवाही है वो शुरू होती है। जी बिल्कुल। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव भी होना है। अनिल जी, वो प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें अगर चुनाव हुआ तो वो 26 तारीख को होगा जी। 25 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल होगा और मुझे लगता है कि एनडीए का स्पष्ट बहुमत है तो विपक्ष इसमें चाहेगा नहीं कि वो अपनी फजीहत कराए, क्योंकि जो संख्या वो क्लेम कर रहे हैं 234 शायद उतनी भी ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो शपथ नहीं ले पाएंगे,
बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो अपने नेताओं से या अपनी पार्टी में असंतुष्ट हैं, वो वॉकआउट भी कर सकते हैं, वो अब्सेंट भी रह सकते हैं। और एनडीए का बहुमत बड़ा स्पष्ट है, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष ये सोचे कि साहब हमको सरकार को घेरना है तो चुनाव में भी जाए। लेकिन ये तय है कि जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा वो बहुत आसानी से इस चुनाव को जीत लेगा, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। और जो मुझे उम्मीद है कि जो एनडीए का नंबर है उसमें कुछ संख्या बढ़ेगी, जो स्पीकर के वोट मिलने वाली संख्या होगी। जी बिल्कुल। भर्तृहरि मेहताब जी को जिम्मेदारी दी गई है, नियुक्त किया गया है उनको। आप कैसे देखते हैं उनके जीवन को, जो उनका संसदीय जीवन रहा है? नहीं, देखिए, वो इतने वरिष्ठ सांसद हैं, इतना उनका अनुभव है, और निश्चित रूप से जो वरिष्ठ होता है, जिसका अनुभव होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जिस प्रकार से विपक्ष ने उनके नाम पर छींटाकशी की है या आपत्ति की है, मुझे लगता है ये संसदीय व्यवस्था में उचित नहीं है। और आज से पहले इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर कभी भी इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं हुई है। अच्छा होता सब लोग प्रोटेम स्पीकर साहब को उनके सदन तक इज्जत के साथ बैठाते और सब लोग उन पर विश्वास व्यक्त करते। ऐसे भी जो सदन का बहुमत है वो तो जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाएगा उसी के अध्यक्षता में होगा, तो ये तो केवल शपथ था। उस पर भी विपक्ष ने जिस प्रकार से आपत्ति की है या टिप्पणी की है, मुझे लगता है ये संसदीय व्यवस्था में उचित नहीं है जी। और बिल्कुल टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि आने वाले 5 साल में विपक्ष की भूमिका बहुत एग्रेसिव रहने वाली है। और अगर आप पिछला 1.5-2 साल भी देखें, जो पिछली लोकसभा का राज्यसभा का टर्म रहा है, उसमें भी अनावश्यक रूप से संसदीय कार्यवाही में बाधा डाली गई है। देश का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है जो संसद सदस्य चुन के आते हैं। मैंने कई संसद सदस्यों से बात की, और जब सदन की कार्यवाही इस प्रकार से नहीं चलती तो वो बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि वो अपनी जनता अपनी जहां से चुन के आए हैं वहां के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। उनको भी जाके क्षेत्र में जवाब देना होता है, जो वो अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं उसमें योगदान होता है। जी, जाहिर सी बात। लेकिन चूंकि पार्टी के प्रोटोकॉल से इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन व्यक्तिगत बातों में कई बार लोगों ने इस पे बड़ी अप्रसन्नता जाहिर की है, लेकिन जो पार्टी को संसदीय दल के नेता हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि संसद की कार्रवाई चले। और देखिए, संसद फोरम ही इस चीज का है कि हम बहस करें, बात करें, प्रतिवाद करें, तर्कों के साथ करें, लेकिन संसद की कार्रवाई का वॉकआउट करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और मुझे इस प्रकार का एहसास और जो इन्होंने अपना एक दिखाया है रवैया, वो तो उसी प्रकार का है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार सदन को अच्छे से चलाने के लिए जो भी इसमें बात होगा, वो जो भी डिस्कशन होगा, जो भी उनके साथ वार्ता होगी, उसके सुखद परिणाम आए, ताकि भारत की जनता की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बढ़े और लोकतंत्र भारत का और मजबूत हो। बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भर्तृहरि मेहताब जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करेंगे। जाहिर तौर पे संसद का जो सत्र है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण, दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति, उस दृष्टि से भी खासा महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल के लिए सरकार की जो रूपरेखा होगी, जो रोड मैप होगा, उसकी झलक भी इससे देखने को मिलती है, उसका भी एक दृश्य देखने को मिलता है। श्री प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार का जो संकल्प है वो विकसित भारत का है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार आप ही के कार्यक्रम में जिस दिन गणना हो रही थी उस दिन मैंने कहा था कि मैंडेट इस तरह का है कि अगर कोई इस देश को स्थिर सरकार दे सकता है तो वो एनडीए का गठबंधन ही दे सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीट हैं तो वो गठबंधन के केंद्र में होने के नाते वही नेतृत्व दे सकता है। तो मैं अपनी उस बात को पुनः दोहराता हूं कि भारत में
वर्तमान राजनीति में अगर कोई अस्थाई सरकार दे सकता है तो एनडीए गठबंधन दे सकता है। और जिस तरह की उसकी गणना है सदन में, वो 5 साल तक स्थिर सरकार देने में सक्षम है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 5 साल तक ये सरकार निर्बाध रूप से चलेगी। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो प्रतिपक्ष को सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि उनकी 2004 की कांग्रेस की अपनी गणना, अपनी संख्या, सदस्य संख्या ध्यान करनी चाहिए। और 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें उनकी सदस्य संख्या जो थी वो उनको ध्यान करना चाहिए। तो उत्तर अपने आप मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक हैं, काफी अधिक हैं, 243 सीटें हैं और वो बहुत मजबूती से शासन को चलाएंगे। एक बात, प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नेतृत्व है, तीसरी बार उन्होंने शपथ प्रधानमंत्री के रूप में ली है। और आपने देखा होगा कि 71 सदस्यों के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंत्रालयों को, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो अभी अपने सभी मंत्रालयों को, अपने सभी वरिष्ठ मंत्रियों को रिटेन किया है। और जो विकास क्रम पिछले शासन काल में मोदी जी ने शुरू किया था वो विकास क्रम आगे बढ़ेगा, कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। और जिस तरह से शेयर मार्केट ने भी स्थिरता दिखाई है, आगे बढ़ा है, वो सब कुछ अगर ध्यान में देखा जाए तो सरकार बहुत स्थिर रूप से चलने वाली है, बहुत दृढ़ता से चलने वाली है, बहुत मजबूती से चलने वाली है। उसकी नीतियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है, ठहराव दिख रहा है। तो जो लक्ष्य 2047 का भारत के विकसित होने का प्रधानमंत्री जी ने रखा है वो लक्ष्य अवश्य भावी रूप से पूरा होगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को स्पष्ट जनादेश सरकार चलाने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मिला। अनिल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, सदन के दोनों सदनों को जब वो संबोधित करती हैं तो सरकार का जो कार्यक्रम होता है, आगे का जो रूपरेखा होती है, कामकाज के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, विषयों के लिहाज से, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बात विकसित भारत की है, प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मंचों से कहा है एक लक्ष्य है विकसित भारत। देखिए, एक तो एनडीए का जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है, ऐसा नहीं कि चुनाव के नतीजों के बाद कहीं कोई जुड़ाव हुआ हो। तो इसलिए इसमें किसी को भी स्थिर सरकार में किसी भी प्रकार का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। जबकि इंडी गठबंधन में अगर देखा जाए तो उनकी संख्या तो 202 है, उसमें जैसे टीएमसी के वो संसद सदस्य जोड़ते हैं वो तो आमने सामने लड़े। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में आमने सामने लड़ी, और दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद अलग अलग हो गई। तो उनमें तो बहुत सारे गतिरोध हैं, वो तो केवल भानुमति का कुनबा था और कोई उनका लक्ष्य नहीं है, कोई उनकी नीति नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, तो उनके बारे में तो बात करने का कोई अर्थ नहीं है। एनडीए गठबंधन का जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिखाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लेते हैं, जो सोचते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज भारत की जो स्थिति है पूरी दुनिया में बहुत मजबूत हुई है। आज भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर के आया है जो दुनिया को एक मार्गदर्शन देता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में आया है। कहीं कोई दुनिया में वो होता है तो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इकोनॉमिक फोरम पे जहां दुनिया के सभी देशों में प्रॉब्लम हुई है, भारत निरंतर अपनी जो जीडीपी है और जो आर्थिक प्रगति है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस टर्म में हमको विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होना है जी, उस ओर हम लोग चले हैं। और मुझे लगता है कोई भी देशभक्त वो निश्चित रूप से चाहेगा कि भारत जो है वो दुनिया की
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द बने, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इसमें कहीं कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति अगर अपने पर्सनल एजेंडे को ऊपर रखता है, उसे दुनिया और भारत की जनता बिल्कुल नकार देगी। कुछ इंडी गठबंधन के लोग अपनी बढ़ी हुई सीटों से प्रसन्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए वो कहीं भी ठहरते नहीं है इंडी गठबंधन के लोग बीजेपी और एनडीए के सामने। पूरा इंडी गठबंधन की भी अगर आप नंबर देखें तो बीजेपी इंडिविजुअल से भी कम है ना। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों से विचलित हुए बिना देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण होगा उसका पूरी दुनिया में और देश में स्वागत किया जाएगा। और ये एक ऐसा अभिभाषण होगा, ऐतिहासिक होगा, जो भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत आगे लेके जाएगा। भारत जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारी योजनाएं शुरू की थी, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, धीरे धीरे उसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज कुछ भी करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराते हैं, उसका सुखद परिणाम आना है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से दुनिया में भारत का जो हुआ है वो एक एग्जाम्पल हो गया है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट, हर तरफ भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आगे और तेजी से बढ़े वो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में परिलक्षित होगा। जी अनिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि संसद का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, जाहिर तौर पर इस पे मुद्दों को लेकर भी नजरें लगी रहेंगी पूरे देश की। आप कैसे देखते हैं कार्रवाई की दृष्टि से, क्योंकि सदन में, दोनों ही सदनों में अगर देखा जाए, अगर आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन जो है, जो बीजेपी है, उसको दोनों ही सदनों में इस समय उसकी शक्ति अधिक है। आप कैसे देखते हैं कामकाज के लिहाज से, क्योंकि सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, इस बात पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी लगातार जोर देते रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी भी जोर देते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सदन की कार्रवाई के? नहीं, देखिए, जहां तक राज्यसभा का प्रश्न है, तो राज्यसभा में एनडीए की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी, मुझे लगता है 3 माह में एनडीए की स्थिति राज्यसभा में और बेहतर हो जाएगी, और एनडीए गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत में होगा। इसी प्रकार से लोकसभा में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। विपक्ष की संख्या लोकसभा में बढ़ी जरूर है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास स्पष्ट बहुमत है उसी की सरकार है, और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकारों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बोल्ड डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। पिछली 2 सरकारें भी देखिए, जो 14-19 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चली हैं, भारतीय जनता पार्टी को भले ही स्पष्ट बहुमत था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए गठबंधन के साथियों को पूरा सम्मान दिया है, और उन्होंने हमेशा कहा है एनडीए सरकार, कभी भाजपा सरकार नहीं कहा। और किस प्रकार से सब साथियों का सम्मान करना है। अब देखिए, मीडिया में जब मंत्रिमंडल की शपथ होनी थी, उससे पहले किस प्रकार की बहुत सारी खबरें प्लांट कर दी, पता नहीं कहां से। बहुत कंफर्टेबली सबकी शपथ हुई, फिर अगले दिन जब शपथ हो गई तो पूरे दिन चलता रहा, साहब किसको क्या विभाग मिलेगा, उस पर बड़ी चर्चा है, दुनिया भर की खबरें। आराम से 24 घंटे के अंदर अंदर सभी विभागों का बंटवारा कर दिया गया, और सभी मंत्रियों ने बहुत निष्ठा के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है जी। और सभी के सामने एक ही लक्ष्य है, 2047 तक विकसित राष्ट्र। और जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं वो अफवाहों पे ध्यान नहीं करते, वो चुपचाप निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, और जब काम होगा, रिजल्ट आएंगे, तो देश की जनता अपने आप माननीय मोदी जी को और अधिक आशीर्वाद देगी।
और ये सदन माननीय मोदी जी को जिस प्रकार से अपना पूरी तरह से इस लोकसभा में जिस प्रकार से एनडीए को पूरा बहुमत मिला है, तो मुझे नहीं लगता सरकार के सामने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। जी बिल्कुल। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। अनिल जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।